हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने-अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, है ना? तो कल हम लोग का क्लास जो चला था, वो प्रकाश का अपवर्तन का क्लास चला था। उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाने थे, प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है? उसके बाद निर्वात के बारे में जाने थे लोग कि क्या होता है ना? तो कल जो हम लोग पढ़े थे, उसका आज हम लोग रिवीजन करेंगे। फिर आगे के चैप्टर के बारे में, आगे के टॉपिक के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे, है ना? तो चलिए हम लोग कल क्या पढ़े थे, क्या जानकारी हुई उसके बारे में थोड़ा-सा देखेंगे, है ना? तो कल बाबू हम लोग पढ़े थे प्रकाश का अपवर्तन, है ना? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, है ना? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो कल हम क्या बताए थे? कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, है ना? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इस प्रक्रिया को, इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे, है ना? प्रकाश का अपवर्तन समझ में आया? चलो, कल बाबू हम लोग पढ़े थे निर्वात, है ना? निर्वात के बारे में जाने प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है ना? इसके बारे में जाने थे। निर्वात में प्रकाश की चाल कितने होती है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है ना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। कल हम लोग पढ़े थे। तो निर्वात के बारे में पढ़े थे और कौन-कौन से प्रकाश की चाल के बारे में पढ़े थे? निर्वात के बारे में पढ़े थे, फिर हवा के बारे में पढ़े थे, है ना? हवा के बारे में, वायु, फिर पानी के बारे में हम लोग जानकारी लिए थे, है ना? पानी के बारे में, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? काँच में प्रकाश की चाल कितनी होती है ना? कल जाने थे हम लोग। तो बाबू निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, है ना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसको हम लोग 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं ना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, है ना? उसी तरीके से बाबू हवा, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में भी प्रकाश की चाल कितनी होती है बाबू? ये भी लगभग-लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। लगभग-लगभग कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसको भी 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, है ना? 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, है ना? तो इसका भी चाल कितना होता है? हवा का चाल कितना होता है? इसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, है ना? 3 में 10 की पावर 8 मीटर सेकंड। कल हम लोग इसके बारे में जाने थे। फिर उसी तरीक़ा से बाबू काँच के बारे में जानते हैं ना? काँच, काँच में प्रकाश की चाल, काँच में बाबू प्रकाश की चाल, काँच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कितनी होती है? कल बताए थे।
कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, बताइए बताइए, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है ना? 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है ना? 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है ना? उसी तरीके से बाबू पानी में प्रकाश की चाल कितनी होगी? पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2,25,000 किलोमीटर। ठीक है, इसको ले कैसे सकते हैं? इसको 2.25 मीटर पर सेकेंड है ना? मीटर पर सेकेंड। तो कल हम लोग इसके बारे में जानकारी लिए है ना? कल इसके बारे में जानकारी लिए थे। उसके बाद बाबू हम लोग सघन और विरल के बारे में पढ़े थे है ना? सघन और विरल के बारे में पढ़े थे है ना? सघन और विरल माध्यम के बारे में पढ़े थे, तो सरल और जो सघन और विरल माध्यम होता है वो क्या कहलाता है? सरल और विरल माध्यम क्या कहलाता है बाबू, बताइए। हाँ चलिए, सघन के बारे में पढ़े थे है ना? सघन माध्यम और क्या बाबू, विरल माध्यम है ना? सघन माध्यम, विरल माध्यम के बारे में हम लोग पढ़े थे। सघन माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम किसे कहते हैं? ठीक ना? तो विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो सघन माध्यम बाबू, जिस सघन माध्यम जिसे किसे कहते हैं? तो सघन माध्यम जो होता है ना, जो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम होती है, उसे सघन कहते हैं। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, विरल कहते हैं है ना? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है ना? ज्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे क्या कहते हैं, सघन कहते हैं। कम होती है ना? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, विरल कहते हैं। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे क्या कहते हैं, सघन कहते हैं। कल हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे है ना? कल चर्चा किए थे ना? तो एक बात बताइए बाबू, कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जब प्रवेश करे तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटेगा या फिर अभिलंब के पास आएगा? क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर भागेगा या फिर पास आएगा? ये मान लीजिए ये क्या है, ये सघन है ना? सघन है। जब सघन से विरल है ना? सघन से विरल में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो क्या होगा? ठीक है, सघन से विरल में जब प्रकाश प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर हटेगा या फिर पास आएगा? तो अभिलंब से दूर भागता है ना, दूर हटेगा। अभिलंब से
दूर हटेगा, है ना। उसी तरीके से बाबू ध्यान दीजिए कि सघन से विरल में देखे तो अविलंब से दूर हट रहा है, ठीक ना, दूर हटेगा। उसी तरीका से बाबू अगर हम लोग सघन से विरल में जाए, ये क्या बोलते हैं, विरल से सघन में प्रवेश करे प्रकाश, सघन में तो क्या हो जाएगा, अविलंब से अविलंब से क्या होगा, ये दूर हट रहा है तो अविलंब के पास क्या हो जाएगा, पास आएगा, करीब आएगा, है ना, अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, या फिर पास आ जाएगा। ये सघन से विरल में जब प्रकाश का प्रवेश करे, ठीक है, तो दूर हटेगा, दूर हटेगा अविलंब से। उसी तरह से विरल से सघन में हो तो अविलंब की ओर पास आएगा, करीब आता है। समझ में आ गया, समझ में आया। तो कल हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है, तो आज उससे आगे पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक किसी को डाउट, कल जो हम लोग पढ़े थे यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो बताइए। यहाँ से किसी को डाउट डाउट है, बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए, कल हम लोग जो जो पढ़े उसका रिवीजन किया है ना, कल जो जो हम लोग पढ़े उसका रिवीजन किए हैं। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए। आज हम लोग पढ़ना है कांच के स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन, है ना, कांच के स्लैब स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन। आज हम लोग को ये पढ़ना है, ये टॉपिक है, ठीक ना। ध्यान दीजिए, ये क्या है, कांच है, कांच का स्लैब है ना, कांच का एक स्लैब है। ये क्या कांच है क्या, ये जो कांच के अंदर वाला भाग है ये सघन माध्यम है ना। कल हम लोग पारदर्शी माध्यम पढ़ रहे थे, है ना। पारदर्शी माध्यम में, पारदर्शी माध्यम दो माध्यम में बटा गया है, सघन और विरल, ये सब कल ये भी देखे थे, है ना। चलिए, ये देखिए बाबू, ये क्या है, अभिलंब है ना, अभिलंब है। अभिलंब ये आपतित किरण है ना, कल बताए थे आप सबको, आपतित किरण है ना, आपतित किरण है। और ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, जिसको हम लोग क्या आई द्वारा सूचित करते हैं, आई द्वारा सूचित करते हैं, आपतन कोण हुआ उसको, है ना। ये हो गया, ये ऊपर वाला भाग जो है वो हवा कहलाता है, वायु कहलाता है, ठीक है। ऊपर वाला भाग जो होता है वायु कहलाता है, हवा कहलाता है। तो ये विरल माध्यम हो गया, है ना, विरल माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। जो जहाँ हवा होता है ना, जहाँ हवा है वो विरल हो गया। और ये क्या हो गया, सघन माध्यम है, कांच के अंदर क्या है, सघन माध्यम, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, ये अभिलंब है। जब सघन माध्यम में प्रकाश प्रवेश करेगा तो थोड़ा सा तिरछा होता है ना। सघन माध्यम में प्रकाश प्रवेश करे, फिर ऊपर हवा, नीचे भी क्या हो जाएगा, हवा, यानी विरल माध्यम हो गया, है ना, विरल माध्यम, है ना। ऊपर भी विरल माध्यम और नीचे भी क्या है, विरल माध्यम। ये क्या है, सघन माध्यम, है ना। तो सघन माध्यम अभिलंब से क्या हो जा रहा है, दूर हट जा रहा है ना, दूर हट जा रहा है, अभिलंब से दूर हट जा रहा है। ये क्या है, जो सीधा खड़ा है, सीधा जो रखा गया है वो क्या, अभिलंब है। ये अभिलंब के बीच में जो कोण बना है इसको हम लोग आर द्वारा सूचित करते हैं। और इस किरण को, इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, है ना, अपवर्तित किरण। तो बाबू ध्यान दीजिए, परिभाषिक विस्थापन क्या है ना, परिभाषिक विस्थापन क्या है, परिभाषिक विस्थापन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। क्या है, परिभाषिक विस्थापन, है ना, सॉरी, पर परिभाषिक विस्थापन क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन, है ना। इसको ये परिभाषिक जो लिखा हुआ है ना, परिभाषिक के जगह पे क्या कीजिए, पार्श्विक रखिए, ठीक है।
पार्श्विक विस्थापन क्या है? क्या है बाबू? पार्श्विक विस्थापन। ये जो लिखा गया है ना, ध्यान दीजिए, ये परिभाषिक विस्थापन जो लिखा है, इसको हटा करके पार्श्विक विस्थापन कर लीजिए। तो एक टॉपिक आता है पार्श्विक विस्थापन क्या कहलाता है ना। तो देखिए, ध्यान दीजिए, जब कांच के स्लैब से किरण का प्रकाश का, ठीक है, किरण का प्रकाश का गमन आता है, ठीक है, गमन आता है, ये आपतित किरण के पथ से हटकर भाग अपवर्तित किरण के पथ से विचलित कहलाता है, ठीक है, विचलित हो जाता है, उस पथ को क्या कहते हैं? उस पथ को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, है ना। इस पथ को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया बाबू? जब कांच के स्लैब से किरण गमन प्रकाश का, ठीक है, किसी प्रकाश को भेजा जाता है ना, भेजा जाता है, गमन करता है, ठीक है, तो आपतित किरण से आपतित किरण आपतित किरण किरण से पथ आपतित किरण से बढ़ जाता है ना, आपतित किरण से बढ़ाए हुए भाग को बढ़ जाता है ना, हट जाता है, आप अपवर्तित किरण से पथ विचलित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? पार्श्विक कहते हैं, है ना। समझ में आया? समझ में आया? चलो, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है? ये जो है ना, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है? ये निम्नलिखित बातों पर निर्भर निर्भर करता है, ठीक है, ये निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला हो जाए बाबू, पहला होगा, पहला हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा? पहला होगा कि यह कांच के मोटाई का सीधा समानुपाती होता है ना, समानुपाती होता है, ठीक, समानुपाती होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ये आपतन कोण का भी सीधा समानुपाती होता है ना, ये आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। तीसरा ध्यान दीजिए बाबू, तीसरा में देखिए, तीसरा क्या होगा कि ये जो है ना, यह अपवर्तनांक के, ठीक है, यह अपवर्तनांक के क्या हो जाएगा बाबू? तीसरा तीसरा में क्या हो जाएगा? यह अपवर्तनांक के बढ़ाने से बढ़ जाता है ना। दूसरा तो हम लोग पढ़े थे, देखिए ध्यान दीजिए, दूसरा में क्या पढ़े थे हम लोग? देखिए, दूसरा में यह आपतन कोण का भी सीधा समानुपाती होता है ना। और ये तीसरा है, इसी का तीसरा है बाबू, ठीक है ना, तीसरा है, यह अपवर्तनांक बढ़ाने से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यह अपवर्तनांक बढ़ाने से बढ़ाने से बढ़ जाता है ना, बढ़ाने से बढ़ जाता है, इसको काट दीजिएगा, है ना, बढ़ाने से बढ़ जाता है। चलो, पार्श्विक विस्थापन का फिगर देखिए, ठीक, चित्र देखिए, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बाबू? ये हवा हो गया, ये कांच है, और ये हवा निचला में कांच है, यानी ये हो गया विरल विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम, सॉरी, यहाँ पे सघन माध्यम, फिर क्या हो गया? विरल माध्यम, ठीक, विरल माध्यम। यहाँ से क्या हो रही है? आपतित किरण हो रही है, ठीक, आपतित किरण है। यहाँ से जब ये कांच में प्रवेश करेगी, है ना, सघन में प्रवेश, विरल माध्यम से जब प्रकाश सघन में प्रवेश करेगी, ठीक है, तो ये अभिलंब से, देखिए ध्यान दीजिए, ये अभिलंब से दो भागों में बढ़ जाएगी, है ना, दो भागों में बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए, ये अभी इसको नहीं बनाइए, ठीक है ना, हम आपको
अलग से बताते हैं, है ना? अलग से बताते हैं, इस फिगर को हम अलग से दिखाते हैं बनाकर। ये क्या हो गया? एक कांच का स्लैब हो गया, है ना? कांच का स्लैब हो गया, ठीक ना? जब ये क्या हो गया? ये सीधा क्या हो गया? अभिलंब हो गया, है ना? अभिलंब। जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये क्या हो जाएगा? अपने पथ से क्या हो जाएगा? विचलित होगा, है ना? फिर यहाँ से देखिए, ये थोड़ा सा जब सघन माध्यम में आएगा, विरल माध्यम में, तो ये थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, है ना? फिर दूसरा जो किरण है ना, वहीं से आएगा सीधे, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बाबू? ये सीधा निकल जाएगा, ठीक है? सीधा निकल जाएगा, ठीक ना? यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो इसके बीच का जो डिफरेंसेस है, ठीक है, बीच का जो डिफरेंस है, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझ में आया? इसी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन, ये क्या हो जाएगी? कांच हो जाएगा, है ना? कांच यानी सघन माध्यम। सघन माध्यम, विरल माध्यम, हवा हो गया, ऊपर भी क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा, विरल माध्यम, ठीक? ऊपर पे क्या है? हवा विरल माध्यम, नीचे भी क्या है? हवा विरल माध्यम, और ये क्या है? कांच। कांच है, ठीक ना? कांच है यानी सघन माध्यम हो गया, है ना? कांच है, ये सघन माध्यम होगा। तो इस लंबवत की क्या है? ये क्या है? इस लंबवत की दूरी को क्या कहेंगे? इस लंबवत की दूरी को क्या कहें? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, है ना? समझ में आया? इस लंबवत को, यहाँ जो ये लंबवत है, ये भी लंबवत, इस लंबवत के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? पार्श्विक विस्थापन कहेंगे। समझ में आया? समझ में आया? चलो, अब आता है बाबू अपवर्तनांक, है ना? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? ठीक है, तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल का अनुपात, निर्वात में प्रकाश का चाल का अनुपात माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के क्या होता है? अनुपात होता है ना? समझ में आया? कि निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात के माध्यम में प्रकाश की चाल का क्या होता है? और माध्यम को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं, अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। समझ में आया? इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, है ना? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? ठीक है, या फिर अपवर्तनांक का परिभाषा लिखें, है ना? अपवर्तनांक किसे कहते हैं, या फिर अपवर्तनांक का परिभाषा लिखे, है ना? तो अब अपवर्तनांक का परिभाषा क्या होगा, है ना? कि निर्वात में प्रकाश की चाल लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस निर्वात में प्रकाश की चाल
और उस माध्यम के, है ना, और उस माध्यम के उस माध्यम में प्रकाश के उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, प्रकाश की चाल का अनुपात अनुपात को क्या कहेंगे? अनुपात को क्या कहते हैं? अनुपात को अपर्तनांक कहते हैं, है ना, अनुपात को अपर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अनुपात को ही अपर्तनांक कहते हैं। समझ में आया? अपर्तनांक किसे कहते हैं? अपर्तनांक किसे कहते हैं? तो निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपर्तनांक कहते हैं। समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है, अपर्तनांक बराबर, है ना, अपर्तनांक बराबर क्या होता है? अपर्तनांक बराबर क्या लिख सकते हैं? अपर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, और अनुपात का मतलब क्या होता है बाबू? अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब बटा होता है ना, अनुपात का मतलब बटा, है ना, बटा उस माध्यम में प्रकाश का चाल, है ना, प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना। समझ में आया अपर्तनांक किसे कहते हैं? अपर्तनांक समझ में आ गया किसे कहते हैं? ठीक है, तो अपर्तनांक जो होता है ना बाबू, ठीक है, अपर्तनांक क्या होता है? अपर्तनांक जो होता है एक मात्रक विहीन है। ठीक है, अपर्तनांक जो होता है वो मात्रकहीन राशि है। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, अपर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। समझ में आया? अपर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए, ध्यान दीजिए, ये क्या है? अपर्तनांक है, ये अपूर्णांक है। तो एक मात्रहीन राशि है। अपूर्णांक क्या है? एक मात्रक विहीन राशि है ना, मात्रक विहीन राशि है, यानी अपूर्णांक का जो होता है ना वो एक कोई राशि नहीं होता, अपूर्णांक का कोई राशि नहीं होता है। चलिए, चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटाइए। ध्यान दीजिए, अपूर्णांक एक से कम नहीं हो सकता है ना, अपूर्णांक एक से कम नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो अपूर्णांक होता है ना वो निर्वात का होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो अपूर्णांक क्या होता है वो निर्वात का होता है। समझ में आया? निर्वात का होता है, निर्वात का अपूर्णांक कितना होता है? एक होता है ना, सबसे ज्यादा निर्वात में अपूर्णांक होता है, निर्वात का अपूर्णांक कितना होता है? एक होता है। समझ में आया? ठीक है, यहाँ अपूर्णांक 2.4 से ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ठीक है,
अपवर्तनांक 2.42 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, अपवर्तनांक एक से कम हो सकता है और 2.4 से ज्यादा नहीं हो सकता। समझ में आया? समझ में आया? चलो ध्यान दीजिए, जिस वस्तु का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उस वस्तु से प्रकाश की स्पीड उतनी ही कम होगी। ठीक है, उतनी ही कम होगी। और जिस वस्तु का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आया? कि ध्यान दीजिए कि जिस वस्तु में अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उस वस्तु से प्रकाश की स्पीड उतना ही कम होगी। और जिस वस्तु का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक ना? देखिए, निर्वात में जो होता है वो अपवर्तनांक कितना होता है? निर्वात में अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है ना? और वायु में लगभग पता है ना कि लगभग वायु का और निर्वात का जो मान होता है अपवर्तनांक सेम होगा, बराबर होगा। ठीक है, देखिए लगभग बराबर होगा तो 1.00003 है ना? तो ये क्या हो जाएगा? लगभग क्या हो जाएगा? लगभग 1 के बराबर है ना? लगभग 1 के बराबर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 के बराबर ही लिख सकते हैं। तो हवा का मान भी लगभग क्या होता है? 1 के बराबर होता है ना? चलिए, हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा? तो 2.42। ठीक, 2.42। यहाँ ध्यान दीजिए कि वायु का सबसे ये क्या है? निर्वात। यहाँ पे निर्वात लिखिए। निर्वात में कितना हो जाएगा? अपवर्तनांक 1 हो जाएगा। तो निर्वात का अपवर्तनांक 1 होगा। वायु का अपवर्तनांक कितना है? 1.0003 है ना? पानी का अपवर्तनांक 1.33। केरोसिन जो होता है, केरोसिन का अपवर्तनांक कितना? 1.44। ठीक है, एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होगा? 1.36। ये याद करने वाली चीजें याद कीजिएगा लोग। ठीक है ना? याद कीजिएगा। तारपीन का समझे? तारपीन का क्या होता है? 1.47। कार्बन सल्फाइड को क्या हो जाए? डिसफ्लाइड को। ठीक है, कार्बन डिसफ्लाइड को क्या कहेंगे? 1.63 कहेंगे, है ना? और अपवर्तनांक कितना होता है? 1.63। ठीक, बेंजीन को क्या कहेंगे? बेंजीन का अपवर्तनांक कितना है? 1.50 है ना? देखिए ध्यान दीजिए, पिघला क्वार्टज कितना है? 1.46। उसी तरीका से बर्फ का 1.31 अपवर्तनांक होगा। ठीक है, ये देखिए क्राउन कांच का होगा 1.48 से 1.61 तक। ठीक ना? 1.48 से 1.68 तक। ठीक, यहाँ पे देखिए फील्डिंग कांच का क्या होगा? 1.53 से 1.96 है ना? फिर कनाडा बाल्सम क्या होता है? कनाडा बाल्सम का अपवर्तनांक 1.53 होगा, है ना? यहाँ पे देखिए माणिक्य का कितना होगा? माणिक्य का 1.71 है ना? 1.7। ठीक है, नीलम का क्या होगा? 1.77। सेंधा नमक का कितना होगा? 1.54। हीरा का कितना होगा? 2.42 है ना? तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? तो निर्वात का होता है ना? निर्वात आप जानते हैं, निर्वात किसे कहते हैं? जहाँ वायु हवा का मात्रा नहीं हो। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? निर्वात है। तो सबसे ज्यादा जो होता है ना अपवर्तनांक निर्वात का होता है, और सबसे कम जो क्या किसका होता है? हीरा का होता है ना? सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का होता है, और सबसे ज्यादा निर्वात का होता है। समझ में आया? उसके बाद एक टॉपिक आता है बाबू, निरपेक्ष। निरपेक्ष अपवर्तनांक, है ना? निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष निकलता जाता है, उसे क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। समझ में आया कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष निकलता जाता है, उसे क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है। कौन सा टॉपिक होता है बाबू? अपेक्षिक अपवर्तनांक। अपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक,
एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को दूसरे माध्यम के अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है ना। एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को दूसरे माध्यम के अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है ना, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। उसके बाद बाबू टॉपिक आता है कि अपवर्तनांक के नियम, है ना। अपवर्तनांक के नियम, तो अपवर्तनांक के नियम हम लोग परावर्तन के नियम भी पढ़े थे, है ना। अपवर्तन का भी नियम पढ़ेंगे, है ना। तो परावर्तन का नियम याद है ना। परावर्तन का नियम क्या होता है? परावर्तन का पहले नियम कितने होते हैं ये चीज बताइए हमको। परावर्तन के नियम कितने होते हैं? तो परावर्तन के नियम बाबू 2 होते हैं, है ना। परावर्तन के नियम कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होता है, तीनों एक ही तल पे होता है। उसे क्या कर, तो वो क्या होता है? पहला नियम होता है। और दूसरा क्या होता है? आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। ये चीज हम लोग परावर्तन में पढ़े हैं, प्रकाश के परावर्तन में पढ़ेंगे। अब अपवर्तन के नियम में पढ़ेंगे, ठीक ना। अपवर्तन के नियम भी बाबू 2 ही होते हैं, है ना। कितने होते हैं? 2 होते हैं, ध्यान दीजिए। अपवर्तन के नियम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं, ठीक है। कितने नियम होते हैं बाबू? कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन और अपवर्तनांक व अपवर्तन के नियम होते हैं। तो अब जो नियम होते हैं ध्यान दीजिए। आपतित किरण अपवर्तन बिंदु पर डाला गया लंब और अपवर्तित किरण एक ही तल पे होता है ना। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण अपवर्तित बिंदु पर डाला गया लंब और अपवर्तित किरण एक ही तल पर होता है। तो वो कौन सा होता है? वो क्या होता है बाबू? पहला नियम होता है ना। पहला नियम होता है। पहला नियम कौन कौन सा होता है? तो पहला नियम बाबू ध्यान दीजिए कि अपवर्तनांक आपतित किरण परावर्तित बिंदु पर डाला गया लंब, आपतित किरण परावर्तित किरण पर डाला गया लंब और अपवर्तित किरण एक ही तल पे होता है ना। एक ही तल पे होता है, समझ में आया? तो उसे क्या कहते हैं? वो क्या होता है बाबू? पहला नियम होता है। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण पर अपवर्तन कोण पर निर्भर करता है, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण पर निर्भर करता है, ठीक ना। ध्यान दीजिए। आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु और अपवर्तित किरण एक ही तल पे होता है ना। आपतित किरण अपवर्तन बिंदु पर डाला गया लंब और अपवर्तित किरण एक ही तल पर होता है ना। एक ही तल पर होता है। तो ये क्या होता है? पहला नियम होता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी माध्यम में प्रकाश अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया साइन आई, जिसको जया का साइन आई और, ठीक है, अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात सदा नियत नियत रहता है, नियत होता है, ठीक है। सदा क्या होता है? नियत होता है ना। ध्यान दीजिए कि पहला नियम जो कहता है कि आपतित किरण अपतन बिंदु और अपवर्तित किरण तीनों क्या होता है? तीनों एक ही तल पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दूसरा नियम कहता है कि किसी माध्यम में प्रकाश के अपवर्तनांक प्रकाश के अपवर्तनांक के कोण की जया साइन आई और अपवर्तनांक कोण की जया साइन आर का अनुपात सदा क्या होता है? नियत होता है, ठीक है। सदा क्या होता है? नियत होता है। ध्यान दीजिए बाबू, इसको इस तरीका से लिखा है। इसको ये क्या बोलते हैं? इसको म्यू बोलते हैं ना। म्यू कहते हैं बराबर n/2 n/1, है ना, होता है। इसको आगे बताएंगे ये क्या होता है। इसके इसके मैं बाद में हम बताएंगे अगला वीडियो में, ठीक है। क्या होता है पहले ध्यान दीजिए बाबू कि इसको क्या होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। साइन आई बटा साइन आर, है ना।
साइन आई बटा साइन आर को, इस नियम को क्या बोलते हैं बाबू? स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहा जाता है। साइन आई बटा साइन आर को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। समझ में आया? स्नेल का नियम भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछे कि स्नेल का नियम कहा जाता है तो क्या बोलोगे बाबू? कि साइन आई बटा साइन आर, है ना? चलिए ध्यान दीजिए, ये जो प्रकाश के अपवर्तनांक के दूसरा नियम जो होता है, अपवर्तित कोण, ठीक है, अपवर्तित कोण और अपवर्तन कोण के साइन के बीच के अनुपात को संक्रमण माध्यम या माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। इसे संक्षेप नियम का प्रयोग 16 से 21 में किया गया, ठीक है।